अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स अब अपने नावल मोहब्बत का बंधन की आज सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ज़रमीन, आलम ने उसके पास ही नीचे बैठते हुए उसे पुकारा था। ज़रमीन ने सर उठाकर खुश आंखों से आलम को देखा था तो आलम ने उसको कंधों से पकड़कर आहिस्ता से खड़ा किया था। चलो ज़रमीन, उसे खड़े किए वो बोला, ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे, मेरी दादो अंदर हैं। वो भौंड निकालते हुए रोते हुए बोली थी, जबकि उसे कहने पर उसने ना में सर हिलाया था। मतलब साफ था कि वो अपनी दादो को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी डॉल। आलम ने उसे चुप करवाने के लिए छोटी सी जान को अपने मजबूत सीने में समोया था, जो अब उसकी वास्कट पकड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी। ज़रमीन को काफ़ी देर ऐसे ही अपने सीने से लगे रोते देखकर आलम ने उसके बाल सहलाए थे। ज़रमीन, माई ब्रेव डॉल, बस चुप। अब उसको अपने सामने किया। आलम ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया था। दादों के पास जाना है मुझे। वो उसकी तरफ देखे सू सू करती होंठ निकाले बोली थी, चलेंगे मेरी डॉल, पर पहले आओ मेरे साथ, हम घर जाएंगे। नानो भी थोड़ी देर में घर आ जाएंगी, तुम वहाँ उनसे मिल लेना। चलो। आलम ने प्यार से उसे कहते हुए उसका दुपट्टा उसके सर पर टकाया था, जबकि वो अब भी खामोशी से उसके साथ छोटे छोटे कदम उठाने लगी थी। बाबा मामा को ले आएगा, मैं ज़मीन को लेकर घर जा रहा हूँ, उसने जाकिर से कहा था, जो नसरीन के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। आलम ने जाकिर से कहा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए उसे जाने के लिए कहा था, जबकि वकार अस्पताल की कार्रवाई पूरी करने गया हुआ था। आलम अभी ज़मीन को किए अस्पताल के मेन डोर पर ही पहुंचा था कि सामने से रेहान और सोनिया उन्हें आते दिखाई दिए। आलम, दादो कैसी है? रेहान ने उसे देखकर पूछा तो आलम कश्मकश में आ गया था कि गोया उसको क्या बताए, वो भी ज़मीन के सामने। आलम के चुप रहने से रेहान ने दोबारा पूछा था, रेहान नानो। इससे पहले कि आलम मजीद कुछ और कहता, वहाँ से गुजरते वकार को देखकर उसे हाँक लगाई थी। मामू, ये उसने रेहान की तरफ इशारा किया और फिर ज़मीन की तरफ देखा था, जो कभी उसे और कभी रेहान को देख रही थी। मामू, मैं ज़मीन को लेकर घर जा रहा हूँ, अब वकार से कहकर इसलिए बाहर की जानी बढ़ा था, जबकि सोनिया ने नज़रों ने उनकी गाड़ी की तरफ मुड़ते तक पीछा किया था। 3 दिन बाद। रेहान, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ बेटा। रेजिया ने रेहान को बिना नाश्ता किए जाते देखकर हाँक लगाई थी, जबकि पास बैठी आकाशा ने भी रेहान की तरफ देखा था। नहीं मामा, भूख नहीं है। रेहान ने वही खड़े होकर सफसार किया था, पर बेटा रेजिया ने उसे रोकना चाहा, पर वो उसकी बिना सुने बाहर की तरफ बढ़ गया था। हद है इस लड़की की, पता नहीं कब ख़त्म करेगा ये शौक। जाने वाले के साथ अब जाया थोड़ी जाता है। और तुम क्या देख रही हो? नाश्ता ख़त्म करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाकर। रेजिया ने रेहान को बोलते हुए पास बैठी आकाशा को भी सुना डाली, जो कब से बैठी बस नाश्ता को घूर रही थी। रज़िया के कहने से आकाशा ने बेदिली से खाना शुरू किया था। ये किधर लेकर जा रही हो? सोनिया को कप में चाय और ब्रेड रखते देखकर रज़िया ने आईब्रो चुका कर पूछा। जी अम्मी, वो पुप्पो के लिए। सोनिया ने नाश्ते की ट्रे उठाते हुए बताया था, तो रज़िया ने उठकर उसके हाथ से वो ट्रे लेकर वापस टेबल पर रखी। कोई ज़रूरत नहीं है, मुलाजमा नहीं हो तुम उसकी। अम्मा को गए भी अभी 3 दिन हो गए हैं, अब उठकर खुद खा पी सकती है वो, और तुम क्यों जाओगी नाश्ता देने? उनकी अपनी चहेती बहू उठे और दे अपनी सास को नाश्ता। इस मैडम के तो नाटक ही ख़त्म नहीं होते। 3 दिन से अम्मा के कमरे में। रज़िया अपनी ही मगन में बोलती हुई सामने देखकर एकदम चुप हुई थी, जबकि रज़िया के ऐसे चुप होने पर सोनिया और आकांक्षा ने भी गर्दन मोड़कर पीछे देखा था, जहाँ नसरीन खामोश खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। फूफो आए, नाश्ता कर लें। सोनिया ने इस तरह से कैफियत में नसरीन बेगम की तरफ कदम बढ़ाए थे। नहीं बेटा, मैं बस ज़रमीन के कपड़े पैक करने जा रही हूँ, आज हम वापस जाएंगे, वो नरम लहजे में बोलती हुई ज़रमीन के कमरे की तरफ बढ़ी, जबकि रज़िया ने सोनिया को देखकर आंखें वाकी थी, जैसे कहा हो सुन लिया अपनी चहेती फुप्पो का जवाब। तुम यहाँ। आलम, जो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, पीछे से रमीज़ की आवाज़ सुनकर रुका था। उसने हामी भरते हुए ऑफिस का डोर ओपन किया था। यार, मैं था इधर कंपनी को देखने के लिए, तुम्हें आंटी और भाभी के पास रुकना चाहिए था। रमीज़ उसकी सामने वाली कुर्सी पर बैठता हुआ देखा और बोल उठा, मामा ठीक है, आप और ज़मीन भी ठीक हो जाएगी, वैसे भी अभी तक वो लोग मामू के घर ही हैं। आलम ने सामने मौजूद फ़ाइल को खोलते हुए बिना किसी तासर के रमीज़ को जवाब दिया था। ठीक है, आज शौकत साहब से नए प्रोजेक्ट के हवाले से मीटिंग है, 2 बजे, बाकी डिटेल तुम्हें अम्बरीन दे देगी, रमीज़ ने बताते हुए आलम की पीए अम्बरीन को अंदर आने का इशारा किया। अच्छा, मैं ज़रा अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख लो, ख्याल रखना अपना। अम्बरीन को आते देखकर वो आलम का कंधा थपथपाता हुआ बाहर गया।
ज़रमीन मेरी जान कुछ खा लो, कितने दिन हो गए तुमने कुछ नहीं खाया। नसरीन खाने की ट्रे लिए पिछले आधे घंटे से उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो रोती हुई बार बार ना में गर्दन हिला रही थी। अगर तुम ऐसे करोगी तो दादा भी नाराज़ हो जाएंगी तुमसे। उसे खाना ना खाते देखकर नसरीन उसे समझाने लगी, पर फुप्पो वो तो पहले ही मुझसे नाराज़ हैं, तभी तो मुझे छोड़कर वो मामा पापा के पास चली गई हैं। वो अपनी आंखें रगड़ती हुई बोली थी। चलो अपने फुप्पो के लिए खा लो मेरी जान, फुप्पो तो आपके पास है ना। नसरीन ने उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा तो उसने इस बार एक नवाला मुंह में लिया। खाना खिलाने के बाद नसरीन ने उसको सोने के लिए बेड पर ब्लैंकेट लिटाकर उसको एक ब्लैंकेट दिया था। सो जाओ मेरी चंदा। नसरीन ने उसका माथा चूमकर रूम की लाइट्स ऑफ की। बीबी जी बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। ज़मीन के रूम से निकलती नसरीन को देखकर नूरी ने कहा, ठीक है मैं देख लेती हूँ, तुम छोटी बीबी का ख्याल रखना। बल्कि ऐसा करना, आज रात तुम ज़मीन के रूम में सो जाओ, जगह नहीं उसकी आंख खुली तो डर जाएगी शायद। ज़मीन नूरी से कहती हुई अपने रूम की तरफ बढ़ी। सोनिया आपको ज़मीन याद नहीं आ रही? मुझे तो बहुत याद आ रही है, पहले दादो और अब ज़मीन भी हमें छोड़कर चली गई है। आकाशा अफसरदा होकर बोली, नहीं। सोनिया की आंखों के सामने ज़मीन और आलम अस्पताल वाला सीन लहरा रहा था जब आलम उन्हें नज़रअंदाज के ज़मीन को साथ लगाए ले आया था। पर आप ही ज़मीन तो आपसे बहुत प्यार करती थी, आपको वो क्यों याद नहीं आती? आकाशा ने उसका जवाब सुनकर सर उठाकर उसे देखा था, जो गहरी सोच में सामने लगी वॉल पेंटिंग को देख रही थी। वो अच्छी नहीं है आकाशा, वो अच्छी नहीं है हमारी फैमिली के लिए। तुमने देखा ना, उसकी वजह से बाबा ने मारा मामा को। अनलकी है वो हमारे लिए। तुम आइंदा उसका नाम भी मत लेना वरना मामा गुस्सा होंगी। काशा का हाथ अपने बाजू पर महसूस करके सोनिया ने सोचों को झटकते हुए तलख भरे लहजे में कहा, पर आप भी। आकाशा ने मज़ीद कहना चाहा, सोनिया ने उसे टोक दिया। बस काशियो, अब और कोई बात नहीं इस मौजू पर। तुम ये सब फिक्र मत करो, छोड़ दो तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। इस बार सोनिया ने करहत लहजे में उससे डांटा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से ज़मीन को आलम को निकाल चुकी थी, इसलिए उनके बारे में ना कुछ सोचना और सुनना चाहती थी। जबकि आकाशा ने सोनिया का यह रूप पहली बार देखा था, उसको हैरत भी हुई थी सोनिया की बातों पर, क्योंकि वो ये सोनिया नहीं थी जो उससे ज़्यादा ज़मीन को प्यार करती थी। वो अपने छोटे से दिमाग में कई सोचें लाई हुई सोनिया के पास से उठकर अपने रूम में गई। काश ज़मीन तुम मुझसे मेरे ख्वाब ना छीनती जो मैंने आलम के साथ देखे थे। ठीक ही कहती हैं मामा कि बस तुमने खुशियाँ कि बस तुम खुशियाँ छीन सकती हो, दे नहीं सकती। खुद से बड़बड़ाते हुए एक आंसू उसकी आंख से निकलकर उसके हाथ पर गिरा था। ये एक तरफा मोहब्बत बंदे को अंदर ही अंदर जलाती है, जैसे अब सोनिया जल रही थी आलम की मोहब्बत में। पर अब शायद सारी ज़िंदगी वो इस नाकामी में जलेगी, क्योंकि ज़मीन ने आलम से निकाह करके उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। सोनिया ने इस मोहब्बत से कुछ नहीं पाया था, पर हाँ, एक तरफा मोहब्बत में वो नफ़रत करना सीख गई थी। कहते हैं इंसान सब भूल सकता है, पर पहली मोहब्बत नहीं। क्या सोनिया भूल पाएगी अपनी पहली नाकाम मोहब्बत को, या फिर छीन लेगी ज़मीन से उसकी खुशियाँ? आ गई बेटा तुम, नसरीन ने लाउंज से गुजरते आलम को देखकर कहा था। जी मम्मा, आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग था इसलिए लेट हो गया। आलम ने नसरीन बेगम की तरफ मुड़कर तफसील से बताया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मामा, मैंने रमीज़ के साथ खा लिया था, आप जाकर आराम करें। किचन की तरफ मुड़ती नसरीन बेगम को आलम ने रोका था। ठीक है, तुम भी आराम कर लो, नसरीन ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, जो थकन की वजह से मुरझाया हुआ था। जी मामा, बस रूम में जा रहा हूँ। आलम हल्के से मुस्कुराकर अपने रूम की तरफ बढ़ा। उसके जाते ही नसरीन बेगम भी अपने रूम में चली गई। रूम में जाते ही वो अपना नाइट ड्रेस लिए वॉशरूम में फ़्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश सा बाहर निकला तो अब उसका इरादा ज़मीन के रूम में जाकर एक नज़र उसे देखने का था। अपने बालों में हाथ चलाता हुआ अपने रूम से निकलकर ज़मीन के रूम की तरफ बढ़ा, ये जाने बिना कि वहाँ नूरी जैसी मखलूक भी खूब ख्वाबगो थी। आलम ने बिना आवाज़ के उसके दरवाजे का नॉब घुमाया था, जिसे दरवाज़ा खुलता गया। आलम ने लैंप की मदद से रोशनी में बेड पर सोई हुई अपनी डॉल को देखा था, जो तकिए से सर नीचे रखे एक टांग ब्लैंकेट से बाहर निकाले बेखबर सो रही थी। वह आहिस्ता से कदम उठाए उसके पास ही बेड पर बिना आवाज़ के बैठ गया था। आलम ने उसको इस हाल में सोते देखकर अपना सर खुजाया था, क्योंकि मैडम के नाइट ड्रेस का ट्राउज़र भी ऊपर खिसका हुआ था, जिससे उसकी ब्लैंकेट से बाहर निकली टांग की वाइट पंडली साफ नज़र आ रही थी।
आलम ने उसके हाथ में पकड़े ब्लैंकेट को आहिस्ता से निकाल कर उसके ऊपर ठीक से दिया। मेरी डॉल थोड़ी सी पागल और जल्दी है बस। मुंह में बड़बड़ाते हुए आलम ने दाएं हाथ की बैक साइड से उसके बाल सुखलाए थे और उसी अंदाज में उसका दायां गाल भी सहलाया, जबकि इस बार ज़मीन ठंड सा लम्स महसूस करके नींद में कसमसाई थी। उसको हलते देख कर आलम ने अपना हाथ वापस खींचा कि कहीं वो उठ ना जाए, और वह ये अच्छे से जानता था कि उठ कर वो बिना उसे देखे चीखने लगेगी। आलम ने उसको दोबारा गहरी नींद में जाते देखकर आहिस्ता से उसकी गर्दन में हाथ डालकर दूसरे हाथ से तकिया नीचे दिया, जबकि उसको पुरसुकून नींद सोते देखकर वो बेसुकून से सोने के लिए उठकर वापस जाने के लिए मुड़ा था बिना आवाज़ के। जब उसने दरवाज़ा का नॉब घुमाया तो रूम में एक चीख की आवाज़ गूंजी थी, और ये चीख ज़मीन पर बिस्तर बिछाई सोती हुई नूरी की थी, जिसने रूम लैंप की मदम रोशनी में दरवाजे के पास किसी को खड़े देखकर डर के मारे चीख मारी। आलम ने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो उसे फर्श पर नूरी बैठी नजर आई, जिसे देखकर उसने जल्दी से रख फेरा था, गोया कि नूरी इस देख न ले। जबकि बेड पर मौजूद दूसरी बंदी जो गहरी नींद में थी, नूरी की चीख सुनते ही बिना कुछ देखे आंखें बंद किए चीखने लगी। ज़मीन को चीखते देखकर नूरी भी उसके साथ चीखने लग गई थी। आलम ने हैरत से दोनों को देखा, जो बिना देखे बस चीखे जा रही थी। ज़मीन से तो उसे उम्मीद थी, पर नूरी जो इससे भी 2 कदम आगे निकली थी, दोनों की बंद आंखें देखते ही वो जल्दी से निकला था, क्योंकि रात के सुनसान पहर उनकी चीखें अब तक नसरीन बेगम और जाकिर शाह भी सुन चुके होंगे। इसीलिए आलम ने यहाँ से जल्दी जाने में ही आफियत जानी थी, क्योंकि रात के इस वक्त वो अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। आलम तेज़ी से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ा तो उसे पीछे से नसरीन की आवाज़ आई थी। अल्लाह खैर करे, ये ज़मीन के कमरे से इतनी चीखने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? नजरीन की आवाज़ सुनकर आलम भी जल्दी से उनकी तरफ मुड़ा था, जैसे कि वो भी चीखने सुनकर उनकी रूम में जा रहा था। जी मम्मा। आलम भी चेहरे पर परेशानी लिए नसरीन बेगम के पीछे चलने लगा। नसरीन बेगम ने जाकर रूम की लाइट ऑन की तो नूरी ने और ज़मीन ने आंखें खोली थी। दोनों ने नसरीन को सामने देखकर उसकी तरफ दौड़ लगाई। क्या हुआ तुम लोगों को? नसरीन ने ज़मीन को साथ लगाया था, जबकि नूरी को देखकर परेशानी से पूछ रही थी। आलम और जाकिर शाह दरवाजे में खड़े उस ये मंजर देख रहे थे। जी बीबी जी, वो यहाँ, नूरी ने कामती आवाज़ में कहते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहाँ बदकिस्मती से अभी आलम खड़ा था। नूरी को अपनी तरफ इशारा करते हुए देखकर वो झटके से जाकर की दूसरी साइड पर हुआ था, जबकि आलम के स्पॉट ऐसे पीछे होने पर जाकिर शाह नोट कर चुके थे कि, और फिर उसने सीढ़ियों का वो मंजर याद किया जहां आलम का रुख अपने कमरे की तरफ था, ना कि ज़मीन के कमरे की तरफ। हाँ बोलो, क्या इधर? नसरीन ने उससे पूछा। जी बीबी जी, वो वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था तो मैंने खुद देखा था, नूरी ने कामती आवाज़ में बताया। कोई बुरा ख्वाब देख लिया होगा। यहाँ इस वक्त कौन आएगा? जाकिर शाह सारा किस्सा समझते हुए अब अपनी हंसी दबाए बोला था। ज़मीन, तुमने भी किसी को देखा है क्या? नसरीन ने ज़मीन को सामने करके पूछा था। तो ज़मीन सोचने लगी, क्योंकि उसने तो नूरी की चीख सुनकर चीखना शुरू कर दिया था बिना कुछ देखे और जाने। नहीं पुप्पो, वो नूरी चीखी तो इस बार वो इस्तराब सी हुई थी, जबकि आलम उसके यूँ सच बोलने पर भी फिदा हुआ था। हाँ हाँ बेगम, ज़रूर इस नूरी ने कोई ख्वाब देखा होगा। जाकिर शाह ने बात ख़त्म करने के लिए कहा तो आलम ने भी सुकून का सांस लिया। चलो नूरी, तुम अपनी अम्मा के पास जाओ, जो यही सर्वेंट क्वार्टर में रहाइश पजीर थी। नसरीन ने नूरी को जाने के लिए कहा था और ज़मीन को वापस बेड पर लटाया था। जी बीवी। नूरी सुनते ही फिरती दिखाती हुई गायब हुई थी। आलम ने एक नज़र ज़मीन को देखा, जो पप्पू के साथ लगी बैठी थी, तो वो भी बिना कुछ बोले तेज़ी से निकलकर अपने रूम में गया था। आलम की तेज़ी देखकर जाकिर शाह ने अपनी हंसी दबाई थी और सुबह उसको जिच करने का सोचते हुए वो भी वापस अपने रूम में आ गए थे। कोई नहीं था यहाँ, सो जाओ मेरी चंदा। नसरीन ने उसे तसल्ली दी थी, जो अभी तक उसके साथ बैठी हुई थी। पप्पो, आप यहीं मेरे पास सो जाएं। ज़मीन ने उन्हें बेड पर नसरीन की जगह बनाती हुई बोली। ठीक है। नसरीन ने हामी भरकर साइड से लाइट बंद की थी। बाबा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रेहान ने नाश्ते के टेबल पर से वक़ार को उठते देखकर कहा। बोलो बेटा। वक़ार ने सामने खड़े रेहान से कहा था। जी बाबा, वो क्या हुआ है रेहान? बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने से पहले तुम्हें सोचना पड़ रहा है? वक़ार, उसे लिए आप लाउंज में आया था। जी बाबा, वो मुझे लास्ट मंथ यूके की एक कंपनी की तरफ से जॉब ऑफ़र हुई थी, तो मैंने साइन कर दिए थे। अब उन लोगों ने वीज़ा और बाकी पेपर्स भी भेज दिए हैं। रेहान ने एक ही सांस में सब बता दिया था। क्या? रज़िया, जो पीछे खड़ी बाप बेटे की बातें सुन रही थी, रेहान की बात सुनकर चिढ़ी थी, जबकि वक़ार को रेहान की बात सुनकर खुशी हुई थी, क्योंकि वो बाकियों की तरह अपने बेटे को कामयाब और सुकून ज़िंदगी गुजारते हुए देखना चाहता था, जो आजकल के ज़माने में सिर्फ पैसों से होती है। पागल हो गए हो? इस उम्र में माँ बाप को छोड़कर सात समंदर पार जाओगे और नौकरी ही करनी है तो वहाँ, वो तो भी यहाँ भी हो सकती है। यहाँ भी कर ही रहा है तू। पेट पल रहा है ना सबका, तो
क्या ज़रूरत कहीं जाने की, मेरा इकलौता बेटा है तो ऐसे कैसे दूर जाने दूँ। इस पर कहते हुए रज़िया की आवाज़ भीगी हुई थी। मामा सैलरी पैकेज और सब कुछ अच्छा है वहाँ। वैसे भी मैं साल बाद चक्कर लगाता रहूँगा और कल को सोनिया और आकाशा की शादी भी तो करनी है, इसलिए कुछ सेविंग भी ज़रूरी है। रेहान ने रज़िया को सोफ़े पर बैठाकर उसके घुटने के बल बैठते हुए हाथ थाम कर समझाया। पर तो हमारा अकलौता बेटा है रज़िया। नम आँखों से अपने बेटे को देख रही थी, जिसके जाने का सुनकर उसका दिल कट रहा था। मामा मैं वादा करता हूँ साल बाद या उससे पहले भी आप लोगों से मिलने आया करूँगा, रेहान ने रज़िया के हाथ चूम कर कहा था, जबकि वक़ार ने अपने बेटे को देखा था जिसने बहुत ही महारत से अपनी माँ को मना लिया था। खैरियत है, आज आप सुबह से मुस्कुराए जा रहे हैं। नसरीन ने नाश्ते की टेबल पर भी जाकर को मुस्कुराते देखकर पूछ लिया। जी बेगम, हैरियत ही हैरियत है, आपकी बहू नहीं आई अभी तक नाश्ते के लिए। जाकिर शाह ने नसरीन का ध्यान बटाने के लिए ज़रमीन का पूछा, जबकि आलम भी सुबह से नोट कर रहा था। जाकिर शाह का इस तरह देखकर मुस्कुराना, अभी भी वो जब से टेबल पर आया था वो मुस्कुराए जा रहे थे। जी नूरी को भेजा है मैंने ज़रमीन को बुलाने। बेगम आपको नहीं लगता कि नूरी को थोड़ा ज़रमीन से दूर रखना चाहिए? भाई प्राइवेसी नाम भी कोई चीज़ होती है। जाकिर शाह ने लहजे में संजीदगी लाई। नसरीन बेगम से कहा तो साथ बैठे आलम को अपनी काफ़ी गले में अटकी हुई महसूस हुई। मतलब साफ था कि जाकिर शाह सब जान चुका था। उसने हैरत से जाकिर शाह की तरफ देखा तो उन्होंने उसे देखकर आंख दबाई। आप बिना पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। आओ ज़रमीन बेटा यहाँ मेरे पास बैठो। ज़रमीन को आते देखकर नसरीन ने अपने साथ वाली कुर्सी खींचकर उसे बिठाने के लिए कहा। आलम ने नाश्ता करते हुए सर उठाकर ज़रमीन को फुर्सत से देखा था, जो आम से हुलिये में शफाफ चेहरे पर ग्लासेस लगाए चुप से बैठी थी। उसे अपने डोल कुछ उदासी लगी थी। आलम बेटा, आज आप आते हुए ज़रमीन के लिए कुछ कॉलेज के एडमिशन फॉर्म ले आइएगा। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी अब जल्दी से कॉलेज जाए और आगे बढ़े। नसरीन ने लाड से साथ बैठी ज़रमीन का गाल झुलाया था। जी मामा, आलम ने ज़रमीन की तरफ देखते हुए नसरीन बेगम से कहा था, जबकि कॉलेज का सुनकर ज़रमीन के चेहरे पर मुस्कान आई थी, क्योंकि कॉलेज जाना उसका सबसे बड़ा सपना था। अपनी टोल को इतने दिन बाद मुस्कुराते देखकर आलम के दिल में ठंड पहुंची थी। ज़रमीन बेटा, नाश्ते के बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे। नसरीन ने तो आज उसको दूसरी खुशखबरी दी। ज़रमीन काफ़ी दिन बाद आज खुश थी, क्योंकि जब से निकाह हुआ था तब से वो बस उदास थी। क्या मतलब, कैसी लगती है? सॉरी यार, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि मासूम भाभी तुम्हें कैसी लगती है। लंच ब्रेक में रमीज़ ने खाना खाते हुए आलम को खुशगवार मूड में देखकर तंग करने के लिए पूछा, क्या मतलब कैसी लगती है? आलम ने खाते हुए दोनों हाथ टेबल पर रखकर अब सीधे बैठकर रमीज़ को देखा था। उसके पूछने पर जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। मतलब साफ़ है कि कल तो वो आप मौसूफ़ को छोटी सी कैटी लगती थी और आज भी वो मुझे छोटी सी कैटी ही लगती है, पर आप वो कैटी मेरी है। आलम अपनी बात का खुलासा करते हुए उसे बताया। ओह क्या बात है, वैसे तुम्हारा तो सीन ही उल्टा है। लोग प्यार करने के बाद निकाह करते हो, तुम निकाह करके प्यार करोगे। रमीज़ हंसते हुए शौक से बोला। चलो मैं कुछ तो कर रहा हूँ, तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? आलम ने वहाँ मौजूद नैपकिन से हाथ साफ करते हुए रमीज़ से कहा था। कोई नहीं, हमारा अभी टाइम आ जाएगा। रमीज़ वेटर को सामने से आते देखकर तेज़ी से कुर्सी खींचकर उठा ताकि बिल आलम नहीं दे। उसकी चालाकी देखकर आलम ने हंसते हुए वेटर की तरफ अपना कार्ड बढ़ाया था। आज रेहान की यूके की फ़्लाइट थी। रज़िया बेगम तो बेटे के जाने के दुख में सुबह से रोए जा रही थी। रेहान के कहने पर वो मान तो गई थी, पर अंदर ही अंदर उसका दिल कट रहा था। जो इन अकलौते बेटे को दूर भेजने से आप बस करो, कितना रोगी हैर से कमाने जा रहा है, वो किसी जंग पर नहीं जा रहा। उसको मुसलसल रोते देखकर वकार ने तंग आकर कहा था, आपको क्या, आपकी तरफ से कहीं भी जाए और मेरी औलाद है, आपको अपनी शहीदी भतीजी से फुर्सत मिलेगी तो हमारी दुख नज़र आएंगे ना। रज़िया ने वकार के कल ज़रमीन को मिलने जाने पर ताना कसका था। रज़िया की बात सुनकर वकार ने बेबसी से नाम में गर्दन हिलाई थी, जैसा कि उस औरत का कुछ नहीं हो सकता। खुद की जो जवान बेटी घर बैठी हुई है, उसकी कोई टेंशन नहीं। भतीजी जो इतनी सी उम्र में ही ससुराल जाकर बैठी हुई है, उसकी टेंशन है। वकार की चुप्पी और चुभी थी, जिसके नसीब में जो लिखा उसे वही मिलना है। तुम्हारे ऐसे कहने से नसीब बदले तो नहीं जा सकते, और ये फजूल के बातें ना हर वक्त शुरू कर लिया करो। वैसे भी अभी तो सोनिया ने जॉब स्टार्ट किया, आप तो खुद के पैरों पर खड़ी हो गई है मेरी बेटी। वकार ने जिद होकर रज़िया को जवाब दिया था। सोनिया कुछ दिन पहले ही एक कंपनी में PA की जॉब स्टार्ट कर दी थी, जिससे रज़िया तो बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि बकौल उसकी शादी अब हो जानी चाहिए। उससे छोटी ज़मीन अपना घर बसा गई थी। यही बात अब रज़िया को दिन रात सताई जा रही थी। फूफो देखें, ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है? ज़मीन ने नसरीन के
दिलाए गए ड्रेसेस में से ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, जो था तो सिंपल, बस गले पर हल्का सा काम हुआ था। ज़रमीन, जिसने बस आज तक गिनती के ही ड्रेसेस लिए थे, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करके वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बहुत प्यारा लग रहा है, तुम तो जो भी पहनोगी बहुत प्यारी लगोगी। नसरीन ने उसे खुश देखकर मुस्कुराते हुए तारीफ़ की। ठीक है पुप्पो, फिर आप मुझे इस तरह के और ड्रेसेस भी ला कर देंगी ना? ज़रमीन ने घूमते हुए शॉर्ट फ्रॉक और कैपरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि ये मंजर लाउंज के दरवाजे पर खड़े आलम शाह और ज़कर शाह ने भी देखा। आलम तो उस छोटी सी कैटी को इस रूप में देखकर जम ही गया था। क्या कोई इतना मासूम और प्यारा हो सकता है? उसके दिल ने उससे कहा था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत ही प्यारी लड़कियाँ देखी थी, पर इतना मुकम्मल खुश उसने पहली बार देखा था, जिसे वो पूरे हक से आंखों के ज़रिए अपने दिल में उतार रहा था। हाँ हाँ बेगम, हमारी इकलौती बहू है भाई, इसकी नहीं तो किसकी फरमाइश पूरी करेंगे? जाकर के बोलने पर वो होश में आया था और फिर जाकर की तरफ देखा, और आलम को आते देख कर ज़मीन खामोशी से नसीम बेगम के साथ वाले सोफे पर जा टकी थी, और आज भी अपने उस खड़ूस से कज़न प्लस शोर के सामने आने पर वो छुप जाती थी। आलम मुस्कुराते हुए उसे देखकर जाकर के साथ वाले सोफे पर बैठ गया। और बताओ ज़रमीन बेटी, और क्या क्या लाया है आपने? जाकर ने चुप बैठी ज़रमीन से पूछा, तो वो नॉन स्टॉप सारी चीज़ें बताती गई। ओह मेरी बेटी की सास ने तो उसे बहुत कुछ लेकर दिया है। जाकर ज़रमीन की लिस्ट सुनकर नसीम बेगम की तरफ देखकर शौक हुआ था। दादो होती तो वो भी कितना खुश होती मेरी इतनी सारी चीज़ें देखकर। अब वो रोने की तैयारी करती हुई बोली थी। आलम के लब भी सकड़े थे, जो कब से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी बच्ची, दादो अब भी बहुत खुश होंगी तुम्हें देखकर। नसरीन ने उसका हाथ थामा था। वैसे हमारी बहू का कॉलेज कब से स्टार्ट है? जाकर ने उसका मूड चेंज करने के लिए पूछा। जी अंकल, कल से, ज़रमीन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर आज इसी खुशी में हम हमारी बहू को बाहर डिनर करवाएंगे। जाकर ने ऐलान किया तो वो खुशी से चहक उठी थी। सच्ची पप्पू, हम बाहर डिनर करेंगे? वाह, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। आलम ने रंग बदलती कैटी पहली बार देखी थी, जो अभी कुछ देर पहले उदास थी और अभी बाहर डिनर का सुनकर फिरती से ऊपर की तरफ गई थी। इस सारे टाइम में वो उसके बारे में एक और बात जान गया था कि उसके डॉल को सजने संवरने का शौक था। आज की मीटिंग का शेड्यूल लेकर मेरे ऑफिस में आओ। आलम ने कंपनी में आती कंप्यूटर के सामने बैठी काम करती अमरीन से कहा। जी सर, जो उसे देखकर खड़ी होकर बोली। आलम अब मोबाइल पर रमीज़ को कॉल मिलाता हुआ अपने ऑफिस में आया था, जहां वो मौसफ पहले से ही मौजूद थी। तुम? आलम ने उसे देखकर बेसख्ता कहा। जी जी हम। रमीज़ भी उसके अंदाज में बोला। अच्छा, आज शौकत साहब की मीटिंग की प्रेजेंटेशन रेडी है? जी जनाब, रेडी है। आप आजकल अपनी ख़ास किस्म की जो ज़िम्मेदारियाँ निभाने में मसरूफ़ है, तो इसलिए मैंने अपने अंडर में वो सारी प्रेजेंटेशन बनवाई है। रमीज़ ने आलम के सुबह ज़रमीन को कॉलेज छोड़ने और फिर लंच ब्रेक में वापस लाने पर सुनाया था। उसके बाद उनका आलम ने फ़ाइल में से सर उठाकर गुस्से से उसकी तरफ देखा था। हाँ हाँ, बस बस, ये आंखें तो मुझे मासूम को ही दिखा सकता है, जबकि मेरी मासूम भाभी के लिए मौसफ आधा घंटा तो धूप में खड़े होकर मुस्कुराएगी। रमीज़ ने हंसते हुए मसनूई दुख से कहा, तो आलम ने हाथ पे पकड़ी फ़ाइल ही उसे दे मारी। सर में आई कम इन? अमरीन ने डोर नॉक करके पूछा। सोनिया, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, स्किना कुछ लोगों को ला रही थी तुझे देखा आने के लिए। रज़िया ने 2 दिन रात सोनिया का जीना हराम किया हुआ था। आए रोज़ लोग उसे देखने आते थे, जिनमें रज़िया खुद ही कीड़े निकाल कर मना कर देती थी, और सकीना रिश्ते वाली जो उससे पैसे बटोरने के लिए आई थी, नया रिश्ता लेकर पहुंचती थी, और आज भी वो कोई गवर्नमेंट टीचर का रिश्ता लेकर उसके लिए ला रही थी। मामा बस करें, थक गई हूँ मैं आपके इस ड्रामे से, नहीं करनी मुझे कहीं भी शादी, इसलिए खुदा के लिए मुझे मेरे ख्याल में छोड़ दें आप। ऑफिस जाती वो गुस्से से दांत पीसती हुई वापस मुड़ी थी। गुस्से में बोलते हुए उसने रज़िया के सामने हाथ जोड़े थे। क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? हाँ, और इसी दिन के लिए मैं मना करती थी, इस मनहूस नौकरी से जिसने आज तुझे बागी बना दिया। रज़िया को उसकी बातें सुनकर माना आग लग गई हो। बस करें मामा। वो मज़ीद कुछ कहने का इरादा तो करती हुई चादर ठीक किया बाहर की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि सर ने कल उसे सख्ती से टाइम पर आने के लिए कहा था, इसलिए वो आज ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहती थी। मैं कह रही हूँ, अगर आज तो ना आई तो अपनी माँ का वो रूप देखेगी जो किसी ने नहीं देखा होगा। उसको जाते देखकर रज़िया ने उसे धमकी दी, जिसको उसने सुनकर भी अनसुना किया। भाई नसीम बेगम, हमारी बहू तो बहुत सोशल है, कॉलेज के फर्स्ट डे ही मैडम ने बेस्ट फ्रेंड बना ली। क्या नाम बताया था आपने? समर?
सिमर, जाकिर शाह ने सोचते हुए पास बैठी ज़रमीन से पूछा। हाँ हाँ, आप भी ना बाबा, सिमर नहीं समीरा नाम है उसका। ज़रमीन दादों के बाद वह जाकिर शाह से अपनी हर बात शेयर करने लगी थी और ये दोस्ती का हाथ भी पहले जाकिर शाह की तरफ से आया। हाँ हाँ, वही है समीरा। जाकिर शाह ने समीरा अल्फाज को खींचते हुए कहा। बिल्कुल मेरी बहू इस मामले में मुझ पर गई है। आप भी तो इतने सोशल थे, हर किससे आपकी दोस्ती हो जाती थी। नसरीन पुरानी बात सोचती हुई दान पीसते बोली, जो कि उनकी शादी के कुछ दिन बाद ही माल में जाकिर शाह की फ्रेंड मिली थी। बकौल उनके वो उनकी जस्ट फ्रेंड थी, जबकि जिस तरह वो जाकिर से चिमट रही थी, वो फिर नसरीन को देखकर बुरी बुरी शक्लें बना रही थी। उसे नसरीन को वो जस्ट फ्रेंड से कहीं ऊपर लगी। हाँ हाँ, नसरीन बेगम के चेहरे पर आज भी जालसी दिखाई दे रही थी। फुप्पो, हमें भी बताएं बाबा की दोस्ती के बारे में। ज़रमीन दोनों हाथों को दिलचस्पी से ठोड़ी के नीचे रखे पूछ रही थी। बेटा, ये आप अपने बाबा से ही पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बातें और शक्लें कहाँ भूलती हैं। नसरीन तंज़िया लहजे में बोली थी। लॉन से अंदर की जानिब बढ़ी। चले बाबा, आप बताएं अपनी फ्रेंड के बारे में। ज़रमीन ने आपकी जाकर से कहा था। जी बेटा, वो आप आलम से पूछें उनकी फ्रेंड्स के बारे में। मेरा बेटा तो मुझसे भी ज़्यादा सोशल है। जाकर सोच ही रहा था कि क्या बताए। सामने गाड़ी से निकलकर आलम को अपनी जानिब आते देखकर शौक से लहजे में बोला, क्या मतलब है आपका? इस खड़ोस की भी फ्रेंड्स थी? ज़रमीन, जिसकी पीठ आलम की तरफ थी, हैरानगी से मुंह बनाए बोली। आलम जो उसके पीछे खड़ा था, अपनी कैटी के मुंह से खुद के लिए खड़ूस लफ्ज़ सुनकर ही झटका लगा था, क्योंकि पहले दिन से आज तक उसने इस डॉल के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। और अब वो उसको बाकायदा टाइम था कॉलेज ले जाने और छोड़ने की जिम्मेदारी उसने खुद इसलिए ली थी ताकि ज़मीन के थोड़ा क्लोज हो सके, जबकि इस मैडम के लिए ये जनाब बना कुछ किए ही खड़ूस थे। हाँ हाँ, ऐसा करो, वो तुम अपने खड़ूस से ही पूछ लो। जाकर ने आलम की तरफ देखकर कहा। नहीं बाबा, मैं उससे नहीं पूछूंगी। वो इतना सीरियस होकर जवाब देगी कि बंदे का सारा मूड ख़राब हो जाता है। वो मुंह झुरते मुंह बना के बोली थी, ये जाने बिना कि वो मुझसे दोनों हाथ सीने पे बांधे फुर्सत से उसकी बातें सुन रहा था। मतलब कुछ लोग बस दुनिया में मूड ख़राब करने ही आए हैं, वो भी हमारी बहू का। ज़ाकिर शाह ने सिचुएशन एंजॉय करते हुए अपनी हंसी दबाकर पास बैठी ज़रमीन से कहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आलम अब मज़ीद और इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए सलाम करता हुआ ज़रमीन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। वालेकुम सलाम बेटा, ज़ाकिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो ज़रमीन ने आंखें फाड़कर आलम को देखा, जो अब उसके पास ही बैठ चुका था। तो आलम से नज़रें हटाकर उसे दांत पीसते हुए सामने ज़ाकिर शाह की तरफ देखा, जो अब संजीदा सा मुँह बनाकर उसकी तरफ देखे बिना उठकर अंदर की जानिब बढ़ा। ज़रमीन ने अब जब खुद को फंसते हुए देखा तो हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर खींच कर उठी थी। इससे पहले कि वह वहाँ से गायब होती, आलम ने उसे बाजू से खींचकर अपनी टांगों पर बिठाया था। वो ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए झटके से उसके गोद में गिरी थी। आलम की खुशबू इतने पास से आती महसूस करके अब वो सच में छोटी सी कैटी की तरह सकड़े उसकी गोद में आंखें नीचे बैठी थी। उसको ऐसे देखकर उसके लब मुस्कुराए थे। माय क्यूट कैटी। आलम ने हल्के से उसके कान में सरगोशी की थी, जबकि एक हाथ में अभी भी उसका बाजू पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए गोल्डन बालों को आहिस्ता से कान के पीछे किया था। ज़रमीन ने उसका लम्स अपने गाल और कान पर महसूस करके झट से अपनी आंखें खोली थी। आलम को पहली बार अपने इतने पास देखकर वो कांप उठी थी। मैंने सोचा आज अपनी कैटी का मुंह ठीक कर दूं। आलम ने उसकी लड़ती पलकों को देखकर हाथ बढ़ाकर उसकी ग्लासेस उतार कर टेबल पर रखी थी। उसने डरते डरते आंखें मीची थी। इस बार गहरे लहजे में उसको एक और नाम से नवाजा। आलम ने हल्के से उसकी पलकों को छुआ था, जबकि इन लम्हों में ज़रमीन ने अपनी पहली बार धड़कन की आवाज़ सुनी थी और आलम ने पहली बार अपनी कैटी की धड़कन को अपने इतने पास महसूस किया था। इस नए एहसास से वो डर गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था अगर वो ऐसे ही मज़ीद उसके पास रहा तो कहीं उसकी धड़कन ही ना बंद हो जाए। आलम जो अपने बेखुदी में उसके गाल पर अपना नाक रगड़ रहा था, उसको रोने के लिए होंठ निकालते देखकर एकदम होश में आकर सीधा हुआ था। जी। उसके बाल जलाते हुए आलम ने उसे चुप करवाने के लिए साथ लगाया था, जो अब उसकी गोद में बैठे उसके ही गले में बाजू डाले अपने रोने का शुगल फरमा रही थी। कुछ नहीं हुआ है मेरी डॉल। आलम ने खुद को मलामत करते हुए उसको चुप करवाने की कोशिश की, जिससे वो चुप होने के बजाय तेज़ी से रोने लगी। बस ज़रमीन चुप मेरी डॉल। उसको गोद में उठाया आलम ने साथ वाली कुर्सी पर बैठाया था और खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठा था। मैं बाबा को बताऊंगी आपने मुझे हर्ट किया। ज़रमीन के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर आलम को लगा उसका असर घूम रहा है। नहीं मेरी जान, मैंने अपनी डॉल को हर्ट नहीं किया, बस थोड़ा सा प्यार किया है। आलम ने उसका हाथ थामे कहा, तो इस बार गुस्से में उसका हाथ झटके से वो खड़ी हुई थी।
कोई डॉल वॉल नहीं हो मैं आपकी, ज़रमीन राना वकास नाम है मेरा। वो सू करती हुई बोली, ओके योर नेम इज़ ज़रमीन बट नॉट राना वकास, योर नेम इज़ ज़रमीन आलम शाह है। माय डॉल। गुस्से में वो उसे और भी प्यारी लगी थी, जिससे उसने उसका काल चलाते हुए माथा चूमा था, जिसके जसारत से वो बिना कुछ बोले अंदर की जानिब भाग गई थी। सोनिया सर तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। पास से गुजरती आयशा ने उसे शौकत का पैगाम दिया था। जी मैं बस जा रही हूँ। सोनिया ने प्रोजेक्ट की फ़ाइल उठाई, शौकत के ऑफिस की तरफ बढ़ी थी। मैं कम इन सर, उसने दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर की आने की इजाज़त मांगी। बस यस यस कम मिस सोनिया, कम सिट हेयर। शौकत ने उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। जी सर। सोनिया ने बैठते ही फ़ाइल शौकत की जानिब बढ़ाई। मिस सोनिया आपने ये रीड कर लिया है? शौकत ने सामने पड़ी शाह इंडस्ट्रीज़ की फ़ाइल की तरफ देखकर पूछा। जी सर मैंने रीड कर लिया। सोनिया ने सर पर लिए हुए दुपट्टे को ठीक करते हुए जवाब दिया था, जबकि शौकत की नज़रों ने भी बखूबी ये मंजर देखा था। मिस सोनिया मैं चाहता हूँ आप आज ये मीटिंग मेरे साथ अटेंड करें। वो इस पर नज़र जमाए बोला। जी सर। सोनिया को उसका ऐसे देखना अजीब लगा था, इसलिए बिना उसकी तरफ देखे वो बोली, लंच ब्रेक से पहले मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, इसलिए अगर आप माइंड ना करें तो हम लंच पार कर सकते हैं। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई कहा, तो सोनिया ने उसके बाद सुनकर हैरानगी से सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, उसके चुप होने पर लहजे में मसनूई माजरत लाते हुए बोला। जी सर मुझे कोई मसला नहीं। सोनिया ना चाहते हुए भी हामी भर ली थी उसने, जबकि शौकत जो इससे खुशफहमी में मुब्तला हो चुका था कि सोनिया ने उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी और उसके म्यार को देखकर हामी भरी है। सर अब मैं जाऊँ? सोनिया ने उसे अपनी ही सोच में मगन देखकर पूछा। जी जी जाएं मिस सोनिया। उसकी तरफ देखकर वो मुस्कुराता हुआ बोला, जबकि सोनिया को ये शख्स कुछ और मखलूक लगा था। कल तक तो उसे इतनी सुना रहा था और आज खाने की ऑफ़र डाली, हैरियत है। सोनिया जो शौकत का रवैया सोचते हुए गलती से आयशा की कैबिनेट में आ गई थी, तो आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा था। जी। सोनिया ने हल्के से मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। गुड। आयशा भी मुस्कुराकर अपनी चेयर पर बैठी। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जी पूछें। आयशा ने सोनिया को देखकर कहा। आप कितना जानती हैं सर शौकत के बारे में? सोनिया इस्तराब से हुई थी। सर शौकत दुनिया का मतलब इंसान है और ठरकी भी है। मैं बस ये दो लफ्ज़ों में ही बता सकती हूँ। तो मैं आयशा उसकी शख्सियत का खुलासा करते हुए बोली। नहीं मेरा मतलब मैरिड है। सोनिया ने बेसख्ता पूछकर ज़बान दांत तले दी थी। जी जी मैरिड है माशाल्लाह से, 2 बड़ियों के बाप भी हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? आयशा ने बताते हुए कि ना आँखों से उसकी तरफ देखा था। बस ऐसे ही सोनिया को अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आया था। भला वो क्यों इस मैरिड इंसान के बारे में सोच रही थी? फूफो वो मैं आज से ड्राइवर अंकल के साथ चले जाया करूँ। वो क्या है ना, मेरी कॉलेज की टाइमिंग चेंज हो रही है, तो वो मतलब आलम के साथ कैसे जाऊँगी? इतनी सुबह वो ऑफ़िस थोड़ी ना जाएँगे। वापसी पर भी मैं लेट हो जाती हूँ थोड़ा, तो उन्हें वेट करना पड़ता है। ज़रमीन ने आलम से दूर रहने और बचने की फुल प्लानिंग करते हुए नसरीन से कहा था। ठीक है बेटा, थैंक यू फूफो। नसरीन की आधी बात सुनकर वो खुश होकर बोली, ठीक है बेटा, पर इस मामले में तुम आलम से पूछ लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा यूँ ड्राइवर के साथ जाने पर मानेगा। नसरीन ने कहा तो वो अपना मुंह बनाकर वापस मुड़ी थी। ओफ वो अब पप्पो को क्या बताऊँ, मुझे उस खड़ूस से डर लगने लगा है। पहले तो सिर्फ देखता था, कल तो मुझे मारने ही वाला था। ज़रमीन की आंखों के सामने कल रात वाला मंजर रह रहा है, तो उसकी धड़कन फिर बढ़ी थी। ये मुझे क्या हो रहा है? इस खड़ूस को देखते ही मेरी धड़कन तेज़ क्यों हो जाती है? बाकायदा वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखे बोली, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे उस इंसान का फ़ोबिया हो गया है? हाँ, कल ही तो मैम ने बताया था कि फ़ोबिया होने से आपकी धड़कन तेज़ और साँसें रुकने लगती हैं। वो कल रात जब मेरे पास थी तो मेरी भी धड़कन तेज़ और साँसें रुकने लगी थी। ज़रमीन ने अपने छोटे से दिमाग को इस्तेमाल करके अपनी कैफ़ियत का नतीजा अख़ज़ किया था। चलो चलें। लाउंज में खड़े उसे खुद से बातें करते देखकर आलम ने जानिब से कहा, तो वो तेज़ी से भागते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर जा टुकी थी, जबकि आलम को उसके यूँ भागने पर हैरानगी हुई थी। ज़रमीन आगे आओ उसे पीछे बैठे देखकर वो सख्त लहजे में बोला। ज़रमीन ने उसकी आवाज़ सुनकर भी सर नहीं उठाया। ज़रमीन मैं कह रहा हूँ आगे आओ, वरना ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। उसको हिलते ना देखकर आलम ने इस पर नरम लहजे में धमकी दी थी। ज़रमीन तो फिर उसके करीब आने का सोचकर तेज़ी से आगे आई थी कि कहीं वो सच में ना उसे उठा ले, जबकि उसकी बात इतनी जल्दी मानने पर आलम भी मुस्कुराया। माय गुड गर्ल। आलम ने आहिस्ता से उसके फूले गाल को खींच कर कहा। उसने गुस्से से देखकर उसकी तरफ
मुड़ा, जबकि अपनी क्यूट कैटी की नाराज़गी के लिए इस अंदाज़ पर भी वो फ़िदा हुआ था। देख लिया आपने, आप ही की शय ने मेरी औलाद को बागी किया। लाउंज में बैठे वकार को टीवी देखते हुए उसने कहा, बेटा है जो 7 समुंदर पार जाकर भूल ही गया है। पूरे 2 दिन हो गए हैं उसे कॉल किए हुए, और इधर बैठी है जिसने मुझे स्कीना के सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। अब तो वो कोई रिश्ता भी नहीं लाएगी। सोनिया के कल ना आने पर उसने स्कीना को फ़ोन करके आने से मना किया, तो उसने उसको काफ़ी बातें सुनाई। बिज़ी होगा वो कर लेगा कॉल। वकार ने टीवी देखते हुए जवाब दिया, इतना भी क्या बिज़ी शीज़ी होगा कि एक कॉल करके अपनी माँ को अपनी आवाज़ नहीं सुना सके। आपकी औलाद भी आपके जैसी बेमरवत निकली है। सारी ज़िंदगी भी लगा दो तब भी मेरी नहीं होगी। और एक मैं पागल जो दिन रात उनकी परेशानी में आधमोई हुई पड़ी हुई हूँ। रज़िया ने फ़िज़दगी सा मुँह बनाए भीगे लहजे में कहा, जबकि वक़ार को तो उसकी आपकी औलाद वाली बात ही हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि आज तक तो वो उन्हें अपनी औलाद कहती आ रही थी। अब जब उन्होंने उसकी बात ना सुनी तो अब आपकी औलाद हो गई। करता हूँ मैं सोनिया से बात। उसको यूँ अफ़सरदा देखकर वक़ार ने तसल्ली दी। जी मम्मा, आप टेंशन मत लें, मैं मीटिंग के बाद खुद उसे पिक कर लूँगा। आलम का इरादा वापसी पर अपनी डॉल को मनाने का था, जो कल रात से उससे नाराज़ थी।